खबर मिल रही है। मनेर स्थित खासपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान दो गुटों में रोड़ेबाजी की खबर है। दर्जनों राउंड गोली चली है। पुलिस ने कालिया बाइकर गैंग के 6 सदस्य को गिरफ्तार भी किया। पिस्टल सहित जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। तिरंगा यात्रा के दौरान हथियार लहराने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां तिरंगा यात्रा के दौरान बताया जा रहा है कि दर्जनों राउंड की गोलियां चली हैं, रोड़ेबाजी हुई है। मनेर स्थित खासपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान दो गुटों में रोड़ेबाजी हुई, जिसमें दर्जनों राउंड गोली चलाई गई। पुलिस ने कालिया बाइकर गैंग के 6 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पिस्टल सहित जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। पटना से जमुई के झाझा आने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के काफिले की 2 गाड़ियां आपस में ही टकरा गईं। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। हादसा जमुई स्थित परिसदन भवन के पास हुआ है। बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार झाझा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की नवनिर्मित प्रतिमा अनावरण को लेकर आयोजित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा मंत्री निशांत कुमार के स्वागत के लिए कचहरी चौक पर पुष्प वर्षा की तैयारी की गई थी। इसी क्रम में यह हादसा हुआ। बता दें, जिन 2 गाड़ियों की टक्कर हुई उसमें से एक में जेडीयू जिला अध्यक्ष शैलेंद्र महतो बैठे हुए थे और इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बिहार के छात्रों को अब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। छात्रों की समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कल छात्र सहयोग पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिस पर छात्र अपनी परेशानी से जुड़ा आवेदन कर सकते हैं। आम समस्या से जुड़े लोगों की तरह छात्र भी पोर्टल पर आवेदन कर अपनी समस्या रखेंगे और 30 दिन के भीतर छात्रों की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। कल पूरे देश में धूमधाम के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 13वीं बार झंडा फहराया, देश को संबोधित किया। लेकिन शौर्य, सम्मान और स्वाभिमान के इस मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नदारद रहे, जिस पर सत्ता पक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं और इसे गलत परंपरा की शुरुआत बता रहे हैं। एनडीए नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी हर वक्त टकराव की स्थिति में रहते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं और खड़गे साहब वो भी विपक्ष के नेता हैं, दोनों को कैबिनेट रैंक मिला है, तनख्वाह मिलती है, स्टाफ मिलता है, गाड़ी मिलती है, देश के लिए मिलती है। तो उनका ये फर्ज है कि जब देश का काम हो तो उसमें विपक्ष के नेता के तौर पर उनको मौजूद रहना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है कि विपक्ष के नेता जब भारत का तिरंगा फहराया जाए और जहां 150वीं बार वंदे मातरम की 150 जयंती हो, उसमें शामिल न हो, योजनाबद्ध तरीके से न हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, ऐसी अपेक्षा कभी नहीं थी। अब यहाँ सीटों के क्रम निर्धारण को लेकर के इतने महत्वपूर्ण अवसर पर राहुल जी अगर वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हर समय अनावश्यक टकराव की मुद्रा में राहुल जी खड़े रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जो परंपराएं हैं उनका सम्मान हर राजनेता को करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी टकराव में बदलता जा रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी का वीडियो जारी कर कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया, तो कांग्रेस आरोपों को खारिज कर रही है। अब सवाल वंदे मातरम के सम्मान का है और साथ ही ये भी कि आखिर इस पूरे विवाद की वजह क्या है। स्वतंत्रता दिवस, तिरंगा, राष्ट्रगान,
और राष्ट्रगीत ये वो प्रतीक हैं जिनसे देश की भावनाएं जुड़ी हैं। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रम का वीडियो जारी कर सवाल उठाए हैं। पहले सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी के वीडियो को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस नेताओं का रवैया आपत्तिजनक था। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोपों को खारिज किया गया और कहा गया कि पूरा वंदे मातरम गाया गया। लेकिन विवाद अब सोशल मीडिया से निकलकर सियासी मंच तक पहुंच गया है। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वो ही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है, और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है, पर इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं हुआ। प्रदीप भंडारी के इस वीडियो में राहुल गांधी के हाव भाव और उनकी गतिविधियों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत के दौरान कांग्रेस नेताओं का रवैया सम्मानजनक नहीं था। इसी वीडियो ने विवाद को और हवा दे दी। वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद नहीं था, बल्कि वो सिर्फ मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहां पर खड़े थे वो, और धूप काफ़ी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी लाई जाए और उनको बैठा दिया जाए। भारत को अपमानित करना, जिस वंदे मातरम को गा करके लोगों ने राज सत्ता पाया, अंग्रेजों को भगाया, वो स्वाधीनता का मंत्र, भारत की स्वाधीनता का मंत्र, उसको अपमानित करने का काम किया है, देश कभी माफ नहीं। विवाद सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में नई व्यवस्था और दिशा निर्देशों के जरिए इसके गायन, सम्मान और आधिकारिक प्रोटोकॉल को लेकर स्थिति स्पष्ट है। ऐसे में राष्ट्रगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित तौर पर अनादर का आरोप राजनीतिक तौर पर और ज्यादा संवेदनशील हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई है। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं। कांग्रेस को शायद 1937 का वो दृश्य याद आ गया जब इन्हीं के पूर्वजों ने और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उसके षड्यंत्रों का शिकार होकर के वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए थे। वंदे मातरम पर शुरू हुई यह सियासी लड़ाई अब 2 सवालों के बीच खड़ी है। पहला सवाल राष्ट्रगीत के सम्मान का और दूसरा उस सम्मान की राजनीतिक व्याख्या का। बीजेपी वीडियो के आधार पर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रगीत के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या असम्मान स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रही है और कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम गाया गया। यानी एक तरफ राष्ट्रगीत के सम्मान का सवाल है
तो दूसरी तरफ आरोपों की सियासत। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रगीत के अपमान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस मुख्यालय में बड़ा पाप हुआ है। कांग्रेस निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने की बात कही। 80 साल के बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ये अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया गांधी को रास नहीं आता है। कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए और थोड़ी भी शर्म बची हो तो दोनों हाथ जोड़कर बंकिम बाबू और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खबर दरभंगा से है, जहां वंदे मातरम के अपमान पर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में लहरियासराय के बलभद्रपुर डॉक्टर NP मिश्रा चौक से कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडा बैनर के साथ पैदल मार्च किया है। इस दौरान गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम का गांधी परिवार ने अपमान किया है, जो करोड़ों भारतवासियों की भावनाओं को बेहद आहत करने वाला है। राहुल गांधी रोड पर उतर गए हैं। यदि सोनिया गांधी अपने अपमान का यदि माफी देशवासियों से नहीं मांगा तो उग्र आंदोलन भी होगा और निश्चित रूप से यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम गान करना ही होगा, करना ही होगा। सोनिया गांधी होश में आओ। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना सिटी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। नहाने के दौरान गंगा में 3 लड़के डूब गए हैं। एक लड़के का शव निकाला गया है। 2 घंटे की तलाशी के बाद यह शव निकाला गया। SDRF की टीम अभी भी रेस्क्यू चला रही है। आदिलपुर गंगा घाट पर यह हादसा हुआ है। लापता 2 लड़के की तलाश अभी भी जारी है। तस्वीरें भी घटनास्थल की आपको दिखा रहे हैं। 3 लड़के नहाने के दौरान डूब गए हैं, जिसमें से एक का शव बरामद किया गया है। 2 की तलाश अभी भी जारी है। तो आज तीनों कपड़ा पहन रहे थे, तो एगो हेलल था, उधर से तीनों निकलल था, एगो हेलल था। तो कौन हेलल था पानी में? पानी में अंकुश हेलल था। हम तीनों, हम 2 कपड़ा पहन रहे थे, तो ऊपर वो चढ़ के आया हमको भी, तो बाद देखा डूब रहा था, कूद गया। कौन कूदा बाद में? कूदा के बाद फिर रौनक भी कूद गया। और तीसरा का क्या नाम? 3 हुआ ना? क्या क्या नाम है सबका? अंकुश, सुधरम, रौनक। आप भी आए थे साथ में? हाँ। आप नहा के ऊपर हो गए? आज जगमाल विघा के 3 बच्चे आदिलपुर घाट पे गए थे गंगा में नहाने के लिए। स्नान करने के क्रम में अंकुश नाम का लड़का डूबने लगा, जिसको बचाने के लिए सुंदरम और रौनक भी पानी में गए, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों पानी में बह गए। प्रयास SDRF के प्रयास के बाद एक डूबे हुए लड़के अंकुश के डेड बॉडी मिला है, बाकी 2 का डेड बॉडी SDRF की टीम खोज रही है और स्थानीय नाव चालकों से भी मदद ली जा रही है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मीनापुर थाना क्षेत्र के खेमाई पट्टी चौक पर शुक्रवार को बाइक चोरी कर रहे 2 बदमाशों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद गुस्साई भीड़ ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मीनापुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों
चोरों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ थाने ले आई। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों बाइक चोर मोतीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी खबर सासाराम से है, जहां विक्रमगंज थाना क्षेत्र हीरा आभूषण दुकान में 26 जुलाई को दिन दहाड़े हुई करीब 30 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस वारदात में शामिल इंटरस्टेट गिरोह के 5 अपराधियों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले आदर्श सिंह, ऋषि पाल और सोनू कुमार शामिल हैं, जबकि राजू सिंह और पिंटू गोपालगंज के रहने वाले हैं। इस घटना को अंजाम देने के लिए यूपी के एक टूर एंड ट्रेवल्स की कार और बाइक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पुलिस से बरामद कर लिया है। पुलिस की दबिश के चलते आरोपी राजू और पिंटू ने सारण कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिन्हें पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। नोएडा में असम की युवती महक अहमद की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी रमन राज को कटिहार पुलिस ने करीब 5 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। रमन कटिहार के नया टोला का रहने वाला है और बीटेक की पढ़ाई कर चुका है। बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को नोएडा के एक बिल्डिंग में महक का शव रमन के कमरे से मिला था और इसके बाद से रमन फरार था। अब नोएडा पुलिस कटिहार पहुंची और आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी है। बिहार के मतदाताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार दौरे पर पहुंचे सीईसी ने प्रदेश की जनता को नमस्कार करते हुए कहा कि वे बिहार की पवित्र भूमि को नमन करने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि वोटर लिस्ट को शुद्ध और अपडेट करने की देश की सबसे सफल पहल बिहार से ही शुरू हुई थी। ज्ञानेश कुमार ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और मतदान प्रतिशत आजादी के बाद बिहार में सबसे ज्यादा रहा। बढ़ते हैं आगे। 17 अगस्त को पटना में खान एवं भूतत्व विभाग खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए एक भव्य रोड शो और कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन के महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के 8वें चरण की नीलामी और निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित भारत सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसमें निवेशकों को ई निविदा प्रणाली, नीलामी प्रक्रिया और बिहार की खनिज संपदा की जानकारी दी जाएगी। इस ऑक्शन से बिहार सरकार को उम्मीद है कि 5000 करोड़ रुपया तक बिहार को मिल सकता है, जिसकी जानकारी खान मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दी है। मौजूद है बिहार के खान भूतत्व मंत्री प्रमोद जी। प्रमोद जी, कल एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है जो बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि बिहार में इस तरीके से इस बड़े लेवल पर आ सकने क्या है सर ये पूरा? देखिए, कल एक रोड शो यानी भारत सरकार के जो हमारे खनन विभाग के जितने पदाधिकारी हैं वो सब लोग आएंगे और बिहार में जो खनन की संभावनाएं हैं और कुछ सामने आया भी है, सर्वे रिपोर्ट जो है उसमें, तो उस आधार पर कल हम लोग मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, इसके मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी रहेंगे और GSL, MECL, MSTC एजेंसियां हैं जो इसके पदाधिकारी हैं, वो सब लोग रहेंगे। कई ऐसे जो उद्यमी हैं जो इस काम में लगे हैं, उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, वो लोग भी आने वाले हैं। तो एक बड़ी बैठक है और खास करके जो रोहतास, गया, औरंगाबाद, भागलपुर, जहानाबाद, जमुई और बांका में ऐसे कई खनिज मिले हैं जिसका खनन की आवश्यकता है और यह खनन भारत सरकार किसी एजेंसी को दे करके फिर वो बिहार सरकार को देगी कि आप इसको विधिवत ढंग से आप इसको खनन करवाइए। तो उसमें जो राजस्व आएगा उससे बिहार का भला होगा, बिहार के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनेगी और भारत सरकार को भी कुछ अंश उसमें जाएगा। तो इसलिए कल बैठक बिहार के लिए बड़ा ही अहम है, महत्वपूर्ण बैठक है। तो हमारे साथ बिहार के खान भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार, कैमरामैन मनीष के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
80वें स्वतंत्रता दिवस पर गुजरात के कच्छ से वन्यजीव संरक्षण की एक बेहद खास तस्वीर सामने आई है। गुजरात वन विभाग ने वनतारा के सहयोग से 20 काले हिरणों को बन्नी ग्रासलैंड में छोड़ा है। इनमें 5 नर और 15 मादा काले हिरण शामिल हैं। सभी हिरणों को जामनगर स्थित वनतारा से बन्नी लाया गया था। वन विभाग और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी CZA की जरूरी मंजूरी के बाद पूरी प्रक्रिया को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत अंजाम दिया गया। गुजरात वन विभाग और वनतारा इससे पहले भी बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करीब 80 चीतलों के पुनर्वास में सहयोग कर चुके हैं। ये गुजरात में देशज शाकाहारी प्रजातियों के संरक्षण के व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने गुजरात में 500 ब्लैक बक और 100 चिंकारा के स्थानांतरण को मंजूरी दी है और इसी पहल के तहत बन्नी में इन काले हिरणों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। वनतारा के स्पेशल डायरेक्टर अजीत कुलकर्णी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर देशज प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस लाने में योगदान देना उनके लिए गर्व की बात है। खबर रोहतास से है, जहां बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम ने सुधा डेयरी प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने सुधा फैक्ट्री में दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं उनके उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान पूर्व विधायक ललन पासवान भी उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में मंत्री नंदकिशोर राम ने कहा कि बिहार सरकार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। राज्य में पहले की तुलना में दूध के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। पशुपालन के क्षेत्र में किसानों की भागीदारी बढ़ी है। आज चौगुनी दूध हमारी बढ़ गई है। हमारे यहाँ दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ी है और किसान भी आज 4 लाख मीट्रिक टन रोज दूध लेते हैं। हम बिहार अपना उत्पादन कर रहा है और हर क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर बन रहा है। हम आपको आग्रह करना चाहते हैं, थोड़ा समय दीजिए। बिहार की उत्पादन दूध से निर्मित वस्तुओं को बिहार से बाहर देश के दूसरे प्रदेशों में भी। बिहार के मतदाताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार दौरे पर पहुंचे CEC ने प्रदेश की जनता को नमस्कार करते हुए कहा कि वे बिहार की पवित्र भूमि को नमन करने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि वोटर लिस्ट को शुद्ध और अपडेट करने की देश की सबसे सफल पहल बिहार से ही शुरू हुई थी। ज्ञानेश कुमार ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और मतदान प्रतिशत आजादी के बाद बिहार में सबसे ज्यादा रहा। उन्होंने यहां तक कहा कि बिहार का वोटिंग प्रतिशत अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जापान के आम चुनाव में हुए मतदान से भी अधिक रहा। बिहार की पावन भूमि का नमन करने आया हूं। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का देश भर में सबसे सफल आयोजन बिहार से ही शुरू हुआ था और विगत 2025 में हुए बिहार के शांतिपूर्ण विधानसभा चुनावों का मतदान प्रतिशत भी